नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति या इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लोकतांत्रिक देश हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, उसमें चुनाव को एक बड़ा उत्सव माना जाता है और चुनाव को ही यह कहा जाता है कि यही डिसाइड करेगा, इसी से इस बात का निर्णय होगा कि उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, उसकी नींव कितनी मजबूत है और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कितने आगे तक जाने वाली है। चुनाव के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधि को तय करते हैं और तय करने का जो एक आधार होता है वह यह देखते हैं कि जनप्रतिनिधि उनके लिए कितना कामकाज किए हैं। यदि वे उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध मतदान करते हैं और उन्हें बदल करके किसी और को अपना जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं। अब इन सब चीजों के लिए आप जानते हैं कि भारत में 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है। 18वीं लोकसभा का चुनाव अभी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा कर दी। पहले चरण का मतदान हो भी चुका है 19 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन उससे कुछ बातें निकल करके सामने आया और जो बातें सामने आई है, जिस तरह की घटना हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है, वह निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र है, उसके स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पर यह बेहतर खबर नहीं है। और यह खबर कहां से आया है? तो भारत का जो 7 सिस्टर्स जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, जो कि सीमा से साझा भी करता है म्यांमार से, नागालैंड का राज्य। और नागालैंड हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर लगातार देखा गया है उग्रवाद की समस्या। अब उग्रवाद की समस्या है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे संगठन उसमें इन्वॉल्व होंगे। उन संगठनों को निश्चित तौर पर सरकार ये चाहेगी कि संतुष्ट किया जाए, ताकि उनके लोग जो देश के मुख्य धारा से खुद का जुड़ाव महसूस कर सके। सरकार के लिए एक चुनौती भी रहता है। सरकार लंबे समय से विभिन्न संगठन के साथ, नागालैंड के संगठन हो या वहाँ और भी मणिपुर, मिजोरम के संगठन हो, त्रिपुरा के हों, असम के हों, उनके साथ बहुत तरह के गृह मंत्रालय ने समझौता भी किए। इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी फिर से एक बार देखा गया कि नागालैंड के लोग असंतुष्ट हैं और असंतुष्टि इस हद तक हो गई इस बार कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अब इस बात को इस तरह से आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के जहां पर चुनाव होना था और आप जानते हैं वहां एक लोकसभा का सीट है। 19 अप्रैल को मतदान होने वाला था। चुनाव अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। ईवीएम के साथ पूरी तरह से व्यवस्था हो चुका था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शाम के 4 बजे तक चुनाव होना था। तमाम चीजों के बीच एक बात देखा गया कि चुनाव के जो अधिकारी हैं 9 घंटे तक इंतजार करते रहे वहां बैठ करके, लेकिन बूथ पर एक व्यक्ति भी वोट डालने नहीं आया। अब ये अपने आप में बड़ी समस्या है कि एक व्यक्ति भी नहीं आया वोट डालने। 9 घंटे तक इंतजार करते रह गए अधिकारी। और इससे भी अहम बात, एक बात और बताऊं तो उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो नागालैंड विधानसभा में अपने जनता का प्रतिनिधि करते हैं, लोकतंत्र का परचम बुलंद करते हैं, वे विधायक भी वोट देने नहीं आए। यानी कि जनप्रतिनिधि का विश्वास भी उस मतदान की प्रक्रिया में नहीं रहा और लोगों ने तो पहले से ही बहिष्कार कर रखा था। अब प्रश्न उठता है कि इन सब चीजों के पीछे की वजह क्या रही होगी? क्यों ये लोग असंतुष्ट हैं सरकार से, खास करके भारत सरकार से और वहां के राज्य सरकार से भी? वहां के राज्य सरकार की क्या दलील है? किन संगठनों ने बहिष्कार किया? क्या परिणाम हुए? क्या मांग है? कौन से जनजातीय समूह इसमें इन्वॉल्व हैं? ये इसलिए भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का भी मसला यहां से बनता है। मैंने पहले भी कहा, उग्रवाद की समस्या नागालैंड में रहती है और चूंकि वह म्यांमार से के साथ सीमा साझा करता है। देख रहे हैं चुनाव के अधिकारी जो हैं पूरे 9 घंटे तक इंतजार करते रह गए कि अब आ जाएंगे लोग वोट डालने के लिए, अब लोग मतदान करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति भी अपने घर से नहीं निकला। 9 घंटे तक पूरे दिन में सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही वहां दिखाई पड़े और चुनाव के अधिकारी ही दिखे। इसके अलावा कोई भी नजर नहीं आया। भारतीय लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर यह एक शर्मसार करने वाला दिन हुआ और सभी के लिए यह एक चुनौती है और सभी के लिए निश्चित तौर पर भविष्य के लिए भी, चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ा ये संकेत दिया गया है कि क्या बाकी इलाकों में भी ऐसा हो सकता है? क्या लोग अपनी मांग को लेकर के इस तरह से जिद पे अड़ जाएं या लोग इस तरह से सरकार के विरुद्ध में आ जाएं कि पूरी तरह से चुनाव की व्यवस्था का ही बहिष्कार कर दें? अब यही यहां पर प्रश्न उभर करके सामने आया है। देखिए, द हिंदू ने इसको कवर किया है। जितने भी अखबार देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, मीडिया, न्यूज चैनल, सभी जगह ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और द हिंदू ने कहा, 0 वोटर टर्न आउट इन 6 नागालैंड डिस्ट्रिक्ट्स।
ये नागालैंड के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पूर्वी डिस्ट्रिक्ट हैं, म्यांमार की सीमा के साथ साझा करते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। इसमें यहाँ पर एक टर्म दिया गया जीरो वोट, ये जीरो वोटिंग हुई है, यानी कि एक मतदान भी नहीं हुआ है, शून्य रहा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रही। कारण वही कहा गया कि ये शटडाउन कॉल था, पूरी तरह से बंद का आह्वान किया गया था एक संगठन के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। नागालैंड के जो सीएम हैं उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जो इस संगठन का डिमांड रहा है, डिमांड क्या है उस पर आएंगे, हमने इस डिमांड को पहले भी सुना है और इस डिमांड से हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारत का मैप आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 19 अप्रैल को जैसे मैंने कहा कि मतदान होना था पहले चरण का, उसके तहत फेज 1 के तहत जो था नागालैंड में भी ये मतदान हुआ है। 102 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। अब जो है वह 26 अप्रैल को सेकेंड फेज का मतदान पूरे देश में होने वाला है, जहां जहां होगा। ठीक है, ये 543 जो है लोकसभा के क्षेत्र हैं भारत में, आप जानते हैं, और उसमें से 28 राज्य और 8 यूटीज होते हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। तो ये जो इलाका है हमारा 7 सिस्टर पूर्वोत्तर भारत का, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये एरिया हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। नागालैंड को आप देखिए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में नागालैंड राज्य के पूर्वी 6 जिलों में जीरो मतदान हुआ है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो है यहां से म्यांमार बॉर्डर भी ये साझा करता है। ठीक है, ये जनजातियों का आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि म्यांमार का जो बॉर्डर है या म्यांमार के में जो लोग रहते हैं उनके साथ एक तरह से आप कह सकते हैं बेटी रोटी का रिश्ता है। कहने का तात्पर्य विवाह शादी भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम एक दूसरे का आयोजन होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बॉर्डर में काफ़ी घुसपैठ की संभावना भी देखी जाती है। और एक बड़ी वजह बताई जाती है कि यह वजह जो है नागालैंड में उग्रवाद की समस्या को जन्म देता है। तो भारत सरकार लंबे समय से कोशिश करती रही है आज़ादी के बाद से ही कि नागालैंड में यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो, यहाँ के लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो संगठन हैं, चाहे वो संगठन वहाँ के सामाजिक संगठन हो, लंबे समय तक बहुत सारे उग्रवाद के संगठन रहे जो वहाँ पर लोगों को विभिन्न मांगों को लेकर के भड़काते रहे, उन सबों को सरकार ने कोशिश किया, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कोशिश किया कि मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इसके लिए विभिन्न तरह के संधि भी किए गए। तो ये जो यहाँ पर है 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ, ये 6 जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये समस्या बनी है। ठीक है, अब जरा देखते हैं उस संगठन का क्या नाम है, हमारे लिए यह जानना जरूरी है। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ENPO, शॉर्ट में अगर कहीं आपको यही देखने को मिल जाए तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ENPO यही वो संगठन है जिसने बंद का आह्वान किया, चुनाव में मतदान न करने का आह्वान किया लोगों से और लोगों को कहा कि आप इसका बहिष्कार कीजिए। अब पूर्वी नागालैंड के इस 6 डिस्ट्रिक्ट की स्थिति पर अगर नजर डालें तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात यहाँ पर मैं इसी बीच में बता दूं कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो नागालैंड में 83.08% वोटिंग हुआ था, ध्यान रखना है। इस बार जो है वोटिंग काफी गिर गया। हालांकि पूरे देश में ये कहा गया, देखा गया, अगर आप देखेंगे चुनाव आयोग ने खुद ही जो डेटा जारी किया है, पहले चरण का मतदान जो 19 अप्रैल को हुआ उसमें वोटिंग बहुत कम हुआ है। इसकी वजह लोगों ने कहा कि एक दिन पहले रामनवमी की छुट्टी थी, फिर फ्राइडे को सोचना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि क्या फ्राइडे को इलेक्शन का दिन रखा जाए, क्योंकि लोग उसे छुट्टी का दिन मान लेते हैं। और फिर सैटरडे संडे ये सब पूरा एक 3-4 दिन का छुट्टी हो गया, लोग जो है ट्रिप पे निकल गए, घूमने निकल गए, घर से बाहर नहीं निकले। और ये स्थिति जो है हर जगह देखने को मिला, चाहे वो बिहार में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो नागालैंड में तो बहिष्कार ही था। तो पूरे देश में ये स्थिति देखने को मिला है और इस वजह से वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफ़ी गिर गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है निश्चित तौर पे लोकतंत्र के सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और जब इस तरह की स्थिति हो जाए तब और ज़्यादा चिंता का सबब बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 लाख से ज़्यादा मतदान है इस 6 डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड की बात कर रहा हूँ। राज्य की जनसंख्या का 30% हिस्सा जो है ये 6 डिस्ट्रिक्ट साझा करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों में से 20 सीट पर वर्चस्व इस 6 डिस्ट्रिक्ट का है। मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि इसके बाद हम मांग पे चलेंगे कि डिमांड क्या है, लोगों ने चुनाव का बहिष्कार आखिर क्यों किया। इस बात को समझने के लिए इस डिस्ट्रिक्ट का और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो नागालैंड का 6 पूर्वी भाग है, इसको हमें समझना पड़ेगा और इसके महत्व को जानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ जनजातियाँ रहती है, 7 जनजातियाँ हैं। ये वो जनजातियाँ हैं,
इन्हीं जनजातियों का एक फेस्टिवल अभी था। उसी फेस्टिवल में बहुत सारी जनजातियां जुटी थी। मुख्य रूप से 2-3 जनजातियां वहां पर हैं जो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। लेकिन इस बार देखा गया कि ये सातों जनजातियां उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आती है। लोगों को ही शामिल किया गया। मैं क्यों कह रहा हूं लोगों को ही शामिल किया गया? क्योंकि इसके पीछे एक वजह है कि लोगों ने वहां पॉलिटिकल लीडर को नहीं आने दिया। उस फेस्टिवल में किसी भी नेता को इनवाइट नहीं किया गया और उनका बहिष्कार किया गया कि आप हमारे उत्सव में शामिल नहीं हो सकते हैं। जब मैं लीडर की बात कर रहा हूं तो यहां ध्यान रखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली में बैठे लीडर, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वहां के स्थानीय लीडर की, जो उसी जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, जो खुद भी जनजातीय समुदाय से हैं, लेकिन उन्हें भी बाहर रखा गया इस उत्सव से। यानी कि कह सकते हैं कि राजनीति करने वाले लोगों का, पूरी राजनीतिक व्यवस्था का, लोकतंत्र में शामिल लोगों का, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया वहां के जनजातीय लोगों ने कि यदि आप हमारी डिमांड नहीं पूरा करते हैं तो आप हमारे साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम तक में शामिल नहीं हो सकते हैं। आप इससे बाहर रहिए, हमारे जीवन से ही बाहर रहिए, हम आपको अपना प्रतिनिधि मानते ही नहीं हैं। या ये जो पूरा सिस्टम आपने खड़ा किया है, मेरा उस सिस्टम में विश्वास ही नहीं है। यही मैसेज देने की कोशिश किया गया है और खास करके इस संस्था का मैंने नाम लिया ENPO के द्वारा। ENPO को एक नोटिस भी दिया गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं बहिष्कार क्यों हुआ है। देखिए 18 अप्रैल 2024 की शाम 6 बजे से एक नोटिस निकला था इसी संस्था के द्वारा, ENPO के द्वारा 6 पूर्वी नागालैंड जिलों में एक अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति मतदान करने ना जाए। यदि कोई भी व्यक्ति मतदान करने जाते हैं और उनके साथ किसी भी तरह का अप्रिय घटना होता है या सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी के साथ अप्रिय घटना होता है, इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। और इसे कानून व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की गई थी। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कोशिश किया गया था, यह बताया गया था प्रशासन को, सेना को, वहां पर चुनाव के अधिकारियों को कि यदि इस तरह की स्थिति होती है तो कानून व्यवस्था यहाँ की खराब हो सकती है और लोग और जो व्यवस्था है, शासन तंत्र है, वही इसके लिए जिम्मेदार होगा। अब इस व्यवस्था का ये जो आप देख रहे हैं ENPO, इसका डिमांड क्या है, वहां के लोगों का डिमांड क्या है? इनका कहना है कि इस क्षेत्र में विकास कम हुआ है। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, इनका कहना है कि देखिए ये जो क्षेत्र है यहां पर विकास कम हुआ है, ये एरिया है वो, ठीक है, म्यांमार की सीमा से साझा करता है। इनका कहना है कि आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग काफी पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ है, आर्थिक दृष्टिकोण से हम पिछड़ गए हैं तो हमारी जो है शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति जो है वह बेहतर नहीं हो पाई है, ठीक है। इनका कहना है कि संसाधन पर जो है, एक तरह से आप कह सकते हैं बजट वगैरह जब दिया जाता है तो ये जो पश्चिमी हिस्सा है इनको ज्यादा महत्व मिलता है, हमें कम मिलता है। इस वजह से यहां पर इनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, और चूंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, इसीलिए यहां पर एक तरह की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाता है हमारे लिए। और इन सब वजह से यहां पर संघर्ष होता है विभिन्न जनजातियों के बीच भी और सेना और पुलिस के साथ भी। तो कुछ ये जो आरोप इनका है ये लंबे समय से है, ये 7 जनजातियां यहाँ पे है, इनका ये लंबे समय से इस ट्राइबल ग्रुप का आरोप रहा है। राज्य सरकार पे भी, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में बैठे हुए उन पर भी, मुख्यमंत्री पे भी और गृह मंत्रालय पर भी, भारत सरकार पर भी। इसीलिए इन तमाम चीजों को देखते हुए इन्होंने बहिष्कार करने का निर्णय लिया। अब इनका डिमांड क्या है? इनका डिमांड है कि ये जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं ना, ये आप इसको अलग राज्य कर दीजिए, एक सेपरेट स्टेट बनाइए, हमें एक अलग राज्य दीजिए। अब यहां पर मैप पे चलिए, मैं जब आपको ये मैप दिखा रहा था मैंने कहा 7 सिस्टर की बात किया, ठीक है, और एक सिक्किम ले लीजिए, ये छोटा सा एक भाई भी इसका है। 8 राज्य हैं। विभिन्न जनजातीय समूह के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भारत सरकार ने पहले ही कई भागों में यहाँ पे राज्यों को बांटा है। छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन अब फिर से यहाँ पर अगर नागालैंड ने मांग करना शुरू कर दिया कि एक स्टेट और हमें दीजिए। वैसे भी यहाँ पर आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से अलग होकर के गोरखालैंड बनाने की मांग हो रही है। कई और छोटे छोटे ग्रुप हैं, चाहे वो असम में हो जाए, चाहे वो मेघालय में हो, त्रिपुरा में हो,
त्रिपुरा में आप जानते ही हैं, वहाँ विधानसभा चुनाव के जब हो रहा था उस वक्त भी अलग त्रिपुरालैंड बनाने की मांग की गई थी। तो सरकार ये नहीं चाह रही है कि अगर अलग स्टेट बनाने की मांग हमने स्वीकार कर लिया ना, तो फिर इस जगह पर बहुत सारा स्टेट बनाना पड़ जाएगा। 20 से अधिक राज्य बनने की संभावना केवल इस पूर्वोत्तर में है। तो सरकार इस मांग को नहीं मान रही है, ठीक है। लेकिन सरकार ने कुछ आश्वासन दिया है, उस पर बात करेंगे। तो इनका कहना है कि आप हमें राज्य बना दीजिए, हम अलग तरह से अपना शासन चाहते हैं, हम 7 जनजातीय अलग हैं और हमारी स्थिति ये है, इसमें सुधार करना है, इसीलिए इसका एक ही समाधान है और वह समाधान है कि हमें जो है अलग राज्य का दर्जा दे दीजिए। और चूंकि इन 6 डिस्ट्रिक्ट का नागालैंड के राज्य में बहुत अधिक भूमिका है, यहाँ देख रहे हैं। और अगर आप देखें ये 6 डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं गए, 4 लाख से अधिक मतदाता नहीं गए, तो यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है ना, वह केवल 56% के आसपास रहा, जो कि 2019 में 83% से ऊपर था। अब समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कमी देखा गया है। तो इस 6 डिस्ट्रिक्ट का महत्व आपको नागालैंड की राजनीति में, नागालैंड की सामाजिक व्यवस्था में समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर बंद की घोषणा किया था और यहां पर यह संगठन जो है ENPO, ये नागालैंड का जो आदिवासी समूह है, जनजातीय समूह है, उसका सबसे बड़ा संगठन है। ये जो चाहता है ये संगठन वहां पर पूर्वी नागालैंड में उस तरह की एक्टिविटी कराता है। इसके एक नोटिस से, वहां पर ऑफिस से एक नोटिस निकलता है और पूरे ये जो मैं 6 डिस्ट्रिक्ट कहा हूं पूर्वी, वो 6 डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से बाजार बंद हो जाते हैं, प्रशासन पूरी तरह से शिथिल हो जाती है। मैं ये जताना चाह रहा हूं कि यानी कि इस संगठन का वहां के लोगों पर, वहां के लोगों के मन स्थिति पर किस तरह का प्रभाव है कि वहां के राजनेता, वहां के चुने हुए विधायक भी जो अभी विधानसभा में हैं, वो भी वोट करने नहीं गए, वो भी वोट करने से हिचकते रहे। अब सब समझ सकते हैं कि ये संगठन वहां पर कितनी ताकतवर है। 2010 से ही ये मांग कर रही है कि हमें अलग कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर राज्य सरकार का पक्ष जरा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री खुद आए आगे और विभिन्न नेता वहां आगे आए, देश के जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, वहां से भी चीजें आई सामने और कहा गया कि देखिए ये जो ENPO की मांग है, ये मांग है स्वायत्त निकाय। तो इन्होंने कहा कि देखिए स्वायत्त निकाय की मांग की सिफारिश हमने पहले भी कर दी। इस संगठन का कहना है कि हमने गृह मंत्रालय से बात किया था, गृह मंत्रालय ने हमें कहा था कि लोकसभा चुनाव, उसकी जो आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि होगी उससे पहले आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह का स्थिति नहीं हुआ और यहाँ पर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया और हमारी मांग को नहीं सुना गया, इसीलिए हम विरोध करने आए। मामला समझ में आ गया? यानी कि ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पहले ही उनकी सिफारिश को स्वीकार कर चुके हैं और पूर्वी क्षेत्र को पर्याप्त रूप से आर्थिक पैकेज भी हम दे चुके हैं ताकि वहां पर सही से विकास हो सके। लेकिन इनका मांग तो अब अलग लेवल पे चला गया है। यह कह रहे हैं हमें अलग राज्य ही बना दीजिए, जिसको लेकर के केंद्र सरकार आप कह सकते हैं कि बहुत सहज नहीं है। अब जब ये चीजें हुई है तो चुनाव आयोग के लिए निश्चित तौर पर समस्या का कारण बना। तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की होगी। चुनाव आयोग जो है इस संगठन को नोटिस देती है, ENPO को, इसको कारण बताओ नोटिस देती है और नोटिस में देखिए यहां पर चुनाव स्वतंत्र रूप से हो सके, हर व्यक्ति मतदान करने आ सके अपनी स्वेच्छा से, यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी व्यवस्था करे। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मतदान करने से रोकता है, चाहे वह दबाव के माध्यम से हो चाहे वह प्रभाव के माध्यम से हो, तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगी। ये चुनाव आयोग का अधिकार है। तो चुनाव आयोग ने इस संस्था से कहा, ENPO से, कि आप जो है हमें कारण बताइए। एक नोटिस जारी किया कि आपने जो है, इस संगठन ने जो है वहां 6 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पहले ही कहा कि आप मतदान करने नहीं आइए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो आप हमें सही से बताइए, नहीं तो हम आपके संगठन पर कार्रवाई करेंगे कि आपने लोगों को दबाव में डाला, प्रभाव में लिया और वोट करने से रोका, लोगों को मतदान बूथ तक नहीं जाने दिया। यहां पर यही बातें इस नोटिस में कहा गया है, ठीक है। अब यहां पर जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पक्ष है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है इस कारण बताओ जब नोटिस के जवाब के रूप में कि देखिए वहां पर कुछ तत्वों के द्वारा हिंसा भड़काने की बात हो सकता था। हमारा जो बहिष्कार करने का मांग था यह निश्चित तौर पर हमने किया, ठीक है, लेकिन हमने ये कहा था लोगों से कि हिंसा हो सकता है, इसीलिए लोग ना जाएं। बाकी लोग जो नहीं गए हैं वे स्वेच्छा से नहीं गए हैं।
हमने लोगों पर दबाव नहीं डाला है कि आप मतदान करने ना जाएं। ये बात है कि हमने अपनी मांग को लेकर के हमने आवाज उठाई, हम बहिष्कार करने की बात किए, लेकिन हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा ये नहीं कभी भी दबाव डाल के कहा गया कि आप मतदान करने ना जाए। लोगों ने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया है, ये संगठन का कहना है इस जवाब में। अब यहाँ पर एक लेटर भी देखेंगे, ईस्टर्न नागालैंड पब्लिक इमरजेंसी, इसको लेकर के यहाँ पर अब ये चीजें डाला गया और इसके हेडक्वार्टर से 20 अप्रैल 2024 को सुबह के 8:30 पर एक संदेश जारी होता है और इस संदेश में कहा जाता है कि जो इस शटडाउन की मामला था इसको हटा लिया जाए, तुरंत प्रभाव से हटाने की बात की गई। ये कब होता है? 20 अप्रैल को। चुनाव कब था? 19 अप्रैल को। यानी कि चुनाव जब हो जाता है तब ये संगठन कहती है कि अब जो है ये चीजें आप हटा लीजिए, बहिष्कार करने की, या जो पूरा एक लॉकडाउन नहीं, शटडाउन कहिए उसको, तो शटडाउन की जो स्थिति बनी हुई है वो अब खत्म कर लिया जाए। और फिर इन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए जो भी असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है। तो ये सारी चीजें यहां पर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब चुनाव आयोग के पाले में फिर से गेंद है कि क्या चुनाव आयोग यहां से किस तरह का कार्रवाई करती है। क्या वहां फिर से जो 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना था नहीं हो पाया, तो क्या दोबारा वहां मतदान लिया जाएगा किसी दूसरे चरण के साथ, मतलब चाहे दूसरा फेज हो, तीसरा फेज हो, किसी भी फेज के साथ फिर से वहां मतदान करा दिया जाए, वहां के लोगों को मनाने की कोशिश की जाए। क्या केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के पक्ष से किसी व्यक्ति को भेजेगी? और अगर उस डिमांड को सुनते हैं, उस पर कुछ काम करते हैं, तो ध्यान रखना है आदर्श आचार संहिता भी लगा हुआ है, तो काम कैसे होगा? तो पहले भी सरकार ने आश्वासन दिया है, उसी आश्वासन को लेकर के उस संगठन का कहना है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तो क्या वह केंद्र सरकार पर फिर से विश्वास कर पाएगी? राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जो है उनका कहना है कि देखिए हम जो स्वायत्त निकाय बनाने की बात थी उसको लेकर के जो सिफारिश आया था उस पर पहले भी काम कर चुके हैं, हमने आर्थिक पैकेज की घोषणा पहले ही कर दी है। अब यह मामला जो है पेचीदा हो गया है और जैसा मैंने कहा चुनाव आयोग के पाले में गेंद है। तो चुनाव आयोग को समझना होगा कि अब यहां से कैसे वो सरकार के साथ तालमेल बिठाए, आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखे और वहां पर राज्य सरकार के साथ तालमेल बिठाए, ENPO जो संगठन है उसके साथ तालमेल बिठाए, जो 7 जनजातियां आबादी हैं, जो वहां की 4 लाख मतदाता हैं, उसको कैसे विश्वास में ले और क्या वोटिंग फिर से कराई जाएगी। ये सारी चीजें जो है अभी भविष्य के गर्त में है, हम में से कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो अब देखना होगा कि किस तरह की स्थिति होता है। फिलहाल एक प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रीलिम्स के स्तर का है, नागालैंड राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं का चयन करना है। सही नहीं मतलब गलत है। यहाँ देखिए, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के 6 जिलों में शून्य मतदान की स्थिति देखने को मिली है, जीरो वोटिंग की जो मैंने बात किया। तो ध्यान रखना है, यहां पर जीरो वोटिंग एक शब्द आ गया है आपके सामने। यूपीएससी ऐसे टर्म पर ध्यान रखती है, यूपीएससी देती है ना प्रश्न में, हाल ही में समाचार पत्रों में जीरो वोटिंग चर्चा में रहा है, और फिर प्रश्न बना दिया। तो ध्यान रखना है, अगर नागालैंड में ये स्थिति अभी हुआ है, क्या इससे पहले कहीं पर इस तरह की स्थिति हुआ है किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में, या कहीं पर देखना है कहीं पंचायत इलेक्शन, क्योंकि 73वीं संविधान संशोधन और 74वीं संविधान संशोधन जो कि नगर पंचायत और नगर निगम से है, यूपीएससी का वो फेवरेट टॉपिक होता है। और अगर पंचायत वगैरह भी कहीं ऐसा हो कि किसी स्टेट में बहिष्कार किया गया हो, तो आपको ढूंढ के पढ़ लेना है, क्योंकि संभव है यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ना डाल के इस टॉपिक को उठाए और वहां से प्रश्न डाल दे और एक स्टेटमेंट ये भी डाल दे, तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि आजकल यूपीएससी जो है स्टेटमेंट पे नहीं, विकल्प का जो ऑप्शन होता है ना उस पर काम कर रही है। तो अब जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसलिए थोड़ा सा आप इसके इर्द गिर्द सही से सर्च करके पढ़ लें। यहां पर देखते हैं स्टेटमेंट, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के 6 जिलों में शून्य मतदान की स्थिति देखने को मिली है। हमने चर्चा किया है, आप देखिए सही है गलत। राज्य के पूर्वी जिलों से संबंधित ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलग राज्य की मांग की जा रही है। राज्य के पूर्वी जिलों में मुख्यतः ये जो दिया है चांग, खियाम, न्यूंगन, ये थोड़ा जटिल नाम है, आप देख लीजिए, फोम, संगतम और डामोर जनजाति, ये जो जनजाति समुदाय हैं ये निवास करती है। देखना है 7 मैंने बताया था, तो आपको फिर से वीडियो में अगर नहीं देख पा रहे हैं तो स्किप कीजिए, पीछे जाइए फिर से देखिए। और यहाँ पर दे रहा है कि सभी कथन सत्य है, तो आपको कोई एक विकल्प ही इसका सही जवाब होगा, चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है।
आप इस पूरे घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं? नागालैंड में जो स्थिति हुआ है, आपको क्या लगता है? भारतीय राजतंत्र या भारतीय व्यवस्था जो है लोकतंत्र का, या नेताओं की कई बार जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता जनता के प्रति देखने को मिलती रहती है। हाल ही में बिहार में एक सांसद मिनिस्टर हैं, चुनाव का प्रचार करने गए, ग्रामीणों ने गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बोला आप यहां चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति कई और राज्यों से देखने को मिला है। दक्षिण के कई राज्य के लोग आगे आए हैं और अपने यहाँ पूरी तरह से गांव भर में चुनाव प्रचार पर रोक लगाए हैं। तो ये ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? मेंस के लिहाज से आपके लिए जरूरी होगा ये सब चीजें समझना। इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं, ऐसे में ऐसे टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है, कि क्या जनता का अपने ही द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि पर विश्वास खो रहे हैं, जनता उनको विश्वास नहीं जम रहा है, जनप्रतिनिधि लंबे समय तक वहां जा ही नहीं रहे अपने क्षेत्र में। इन सभी चीजों को क्या आप भी फेस कर रहे हैं? आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लोकसभा क्षेत्र से आते हैं या किसी स्टेट से जहां से भी आ रहे हैं, आपके यहाँ भी यदि इस तरह की समस्या है तो जगह का नाम लिखते हुए कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार से जरूर अवगत कराइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।